हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? काफी वेट हो रहा है क्लास का। रेडी? हेलो बच्चों, कैसे हैं? ओके, काफी वेट हो रहा है फर्स्ट क्लास का कि फर्स्ट क्लास कैसी होगी, किस तरीके से सर पढ़ाएंगे, कैसे हैं सर। तमाम बातें चल रही हैं चैट पर, जैसा कि मैं देख रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, क्या मैं सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्या पीवाईक्यू कराऊंगा। तमाम तरह के डाउट्स, तमाम तरह की क्वेरीज आप लोगों की है, जैसा कि मैं चैट पर देख पा रहा हूं। चैट बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, ठीक है। तो बच्चों, आपको पूरी चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी होती हैं सिलेबस के अंदर, सब परफेक्टली कराई जाएंगी। अब सबसे पहले कुछ बातें कर लें बेसिक, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज एक तरीके से इंटरेक्शन भी है हम लोगों का फर्स्ट टाइम। मैं ऑनलाइन में कम ही दिखता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली पहले स्टार बैचेस लिया करता था, अभी कुछ समय से ओलंपियाड वाले भी बैचेस ले रहा हूं। तो ऑनलाइन में ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जैसे टीचिंग होती है स्टार बैचेस की, जिस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो सारी टेक्निक्स, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कॉन्सेप्ट उसी तरीके से आपको यहां भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बट यहां एक चीज का जरूर मुझे ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल से ही चलना है, मतलब उठाना आपको बिल्कुल बेसिक से ही है। बाकी उठते उठते जो भी एक्सट्रीम होता है उसको हम बिल्कुल पकड़ेंगे। राइट? तो वॉइस क्लियर है सबको बच्चों? ओके। देखो, पहला चैप्टर तो अपना है लिक्विड सॉल्यूशन। अब लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेसिक कुछ बातें जो हमें करनी कि किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। देखो, मैं कैसे चाहता हूं कि आप पढ़ें, और दूसरी चीज, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं, उनकी क्या अप्रोच होती है सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना? तो मैं उन बच्चों की अप्रोच यहां पे आपको बता रहा हूं कि उनका क्या अप्रोच होता है सब्जेक्ट को लेके पढ़ने का। देखो, कोई भी बच्चा है जो भी बहुत सिंसियर है, डिसिप्लिन है, और जो सेलेक्ट होके गया है, उनमें एक खास बात है सब में कि सबके नोट्स जो हैं वो बहुत प्रॉपर होते हैं। इसका मतलब हर बच्चा बिल्कुल प्रॉपर, नीट एंड क्लीन, कंप्लीट नोट्स बना के रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका टेस्ट आता है, जब भी आपका एग्जाम आता है, तो ये नोट्स आपकी हेल्प करते हैं चीजों को कंप्लीटली रिवाइज करने में। क्योंकि जब तक चैप्टर चलता है तब तक तो सब चीजें दिमाग में होती हैं, सब चीजें याद होती हैं। लेकिन जैसे ही वो चैप्टर फिनिश होता है, अगला चैप्टर आता है, तो हमारा लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो नोट्स जो हैं अगर बहुत प्रॉपर तरीके से बने हैं, तो ये नोट्स आपके सब्जेक्ट के लेवल को मेंटेन रखेंगे। अब भाई क्या, हाँ बेटा, 11th वेस्टेड या 11th पुअर है, कुछ भी समस्या, उस पर भी बात करेंगे। पहले तो हमें अपनी अप्रोच सेट करनी है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर 11th में कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। राइट? तो सबसे पहला पॉइंट ये आपका नोट्स। बिल्कुल आप ये ध्यान रख लो कि नोट्स आपको बनाने हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नीट एंड क्लीन। और टाइम के साथ कुछ अच्छी बातें ऐसी भी होती हैं जो आपको बाद में पता चलती हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, दूसरे चैप्टर से कुछ कनेक्टिविटी होती है, वो पॉइंट्स भी आप नोट करते चले जाओगे, ऐड ऑन करते चले जाओगे अपने नोट्स में। तो पहला जरूरी पार्ट है नोट्स, इस पर तो आप स्टार बना लो। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड चीज है होमवर्क। भाई, अब फिजिकल केमिस्ट्री का नेचर ऐसा होता है कि आप केवल याद करके एग्जाम में चले जाओगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे।
ठीक है ना। तो अच्छा एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो, क्योंकि एग्जाम में आप अगर नोटिस करो तो एप्लीकेशन बेस ही आता है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम सॉल्व करने को आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट है आपका होमवर्क। जो बातें मैं बता रहा हूं अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो फिर ऐसा कोई समस्या नहीं रहेगी कि कहीं का भी कोई क्वेश्चन फंसे। ठीक है ना, हर चीज बढ़िया तरीके से चलेगी आपकी। पहला पॉइंट नोट, दूसरा पॉइंट होमवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक गलती बच्चे लोग करते हैं। क्या करते हैं गलती, कि जैसे अगला चैप्टर शुरू हुआ तो पुराने चैप्टर को पढ़ना बंद कर देते हैं, अगले को पढ़ते हैं ध्यान से, उससे अगला आया फिर उसको पढ़ते हैं, पुराने को नहीं पढ़ते हैं, और यहीं पे सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। तो एक तीसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन। ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें तो ऐसी हैं जो आपको करनी ही हैं। ठीक, ये चीजें करोगे तो आपका सब्जेक्ट बेहतरीन रहेगा, और बाकी सब चीजें कराने के लिए मैं हूं। ठीक है, तो नोट्स पे फोकस करना है, होमवर्क आपको बड़ा प्रॉपर तरीके से करना है, जब भी जो होमवर्क दिया जाए तभी वो होमवर्क करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको कि होमवर्क आज दिया है आप उसको एक वीक बाद कर रहे हो। हमेशा प्रॉपर तरीके से चीजें करनी है जब जिस समय पे दी जाए। और तीसरा, रिवीजन। अगला चैप्टर शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने का रिवीजन ना करें, आप अपने शेड्यूल में रिवीजन को डालें और बार बार चीजों को रिवाइज करें। ये तीन चीजें हैं मस्ट, जो आपको करनी है। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको लास्ट मोमेंट पे बड़ा हेल्प करती है अगर आप करके चलते हो, शॉर्ट नोट्स। भाई नोट्स तो ठीक है कि कंप्लीट डिटेल में हर चीज आपके पास है, बार बार आप रिवाइज भी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करोगे, क्या इतने बड़े से बल्कि नोट्स आप पूरे रिवाइज कर पाओगे? क्या ये पॉसिबल है रिवाइज करना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये शॉर्ट नोट बड़ा जरूरी है। अब शॉर्ट नोट बनाए कैसे जाते हैं, जब आप चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आप उस चैप्टर के जरूरी फार्मूले, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे गड़बड़ होती है, वो सारे जरूरी पॉइंट्स नोट करके शॉर्ट में चीजों को कलेक्ट करो। ठीक है ना, ये शॉर्ट नोट क्या होता है कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो ये आपको कनेक्ट करते हैं नोट से, आपको अपने आप याद आना शुरू हो जाता है कि नोट्स में क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि भाई बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, उनमें भी शॉर्ट नोट बने मिलते हैं। बेटा बने तो मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट आपको अपने नोट से तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आपने खुद प्रॉपर तरीके से लिखे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है। बुक में तो मान लीजिए कहीं से शॉर्ट नोट आप ले आए तो उसमें तो लिखी है, फार्मूले लिखी हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी चीज है, कौन सी चीजें हैं जिसपे आप गड़बड़ी करते हो, कौन सी चीजें हैं जो आप मिस करते हो। तो देखो ये पॉइंट्स तो आपको एक ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेस्ट एनालिसिस। कि टेस्ट जो है, जब एक बार आप टेस्ट पेपर दे आए तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको एनालाइज आपको करना है। यह चीज आप ध्यान देना कि कई बार क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ गलत हो रहे हैं, कुछ सही हो रहे हैं, कुछ गलत क्वेश्चन में आपकी सिली मिस्टेक हो रही है ना, या किस तरह की मिस्टेक हो रही है, उसका एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं बैचेस से, उन बच्चों ने ये चीज फॉलो करी है प्रॉपर तरीके से, और ये फॉलो करोगे तो आप अटकने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बुक कर लें, ये दूसरी वाली कर लें। बेटा बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी पार्ट क्या है कि पहले आपका जो मटेरियल आपको दिया गया है उसको 2 से 3 बार कर लो, उसमें एक बार मास्टरी कर लो, फिर आप कोई भी बुक उठाओ उसको एज अ टेस्ट करो, ताकि उस पर आपकी एक्यूरेसी, ठीक है ना, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या आपने सीखा है, वो चीजें कनेक्ट होती चले। क्लियर है बच्चे?
तो बुक कोई भी की जा सकती है, बट बुक में यह भी है कि बुक कंप्लीटली करें, जो भी करें। ऐसा नहीं कि आधी करी आधी छोड़ दी, या चैप्टर में 10 क्वेश्चन कर लिए बाकी छोड़ दिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। जब भी आप करो तो कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के लिए पहले आप बिल्कुल मास्टरी करो उस पार्ट में, फिर बुक को एज अ टेस्ट यूज करो। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना कि ये आपकी अप्रोच रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, नोट्स प्रॉपर हो, होमवर्क आपको रेगुलर करना है, ऐसा नहीं कि मिस कर दो होमवर्क। रिवीजन, रिवीजन के लिए आपका एक प्रॉपर शेड्यूल हो, ताकि कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जो पूरी तरीके से आप भूल जाओ। ठीक है भाई? फिर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट डायरेक्ट नहीं बनते। शॉर्ट नोट जब आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो, उसके बाद आप शॉर्ट नोट बना पाते हो प्रॉपर तरीके से। तो रिवीजन करो 2 से 3 बार, उसके बाद शॉर्ट नोट पर फोकस करो। और टेस्ट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेस्ट एनालिसिस आपकी गलतियां सुधारेगा, तो इसलिए ये पार्ट को ध्यान रखो कि जब भी टेस्ट हो, आप गलत करके आ रहे हो कुछ क्वेश्चन, छोड़ के आ रहे हो कुछ क्वेश्चन, तो उसको एक बार एनालाइज करो कि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक आप कर देते हो, बड़े साइज का क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आता, राइट? तो इन चीजों का आप ध्यान रखो। नाउ अगले पॉइंट पर जो बच्चे बात कर रहे हैं चैट में, मैं देख रहा हूं लगातार कि सर 11th उतना अच्छा नहीं रहा है, तो अब क्या हमसे हो पाएगा 12th में ये सारी चीजें? बेटा देखो, 11th में मान लीजिए आपके कुछ चैप्टर्स खराब हो गए हैं, तो खराब होने का रीजन बेसिकली क्या होता है कि जब अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट में नहीं होती, तो वो चैप्टर धीरे धीरे बिखर जाते हैं। अब 12th की ये जो क्लासेस चलेंगी, उनमें भी 11th का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो भी 11th का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है 12th के चैप्टर में, चैप्टर के साथ उस चीज को भी लेके चलेंगे, ताकि उस कॉन्सेप्ट में भी आपकी पकड़ हो और 12th के जो टॉपिक उससे रिलेट हो रहे हैं उसमें भी आपकी पकड़ आए। ठीक है? और इसके बाद जो चैप्टर्स आपके लग रहे हैं वीक है, देखिए कभी चैप्टर पूरा वीक नहीं होता, चैप्टर में कोई 1 या 2 सेक्शन वीक होते हैं। आप हमेशा अगर नोटिस करोगे तो ऐसा नहीं कि 0 से 100 पूरा चैप्टर ही गायब है, वो तो तब गायब होगा जब आपने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल चैप्टर। लेकिन चैप्टर में कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी कठिन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी सरल होती हैं। तो आप नोटिस करो हमेशा, जब भी आपको लग रहा है कि ये चैप्टर गायब है, आपका कमजोर है, तो उस चैप्टर में कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपका वीक पड़ रहा है। एक बार आप इस चीज को जरा सोचोगे तो आपको अपने आप नजर आएगा कि पूरा चैप्टर नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है। और एक बार आपने वो मार्क कर लिया कि इस सेक्शन में आपकी दिक्कत है, तो फिर हम उस पर फोकस करके काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 12th में जो भी आपके चैप्टर्स यूज में आएंगे, जैसे आएंगे, उनको हम साथ में लेते हुए चलेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे उस कॉन्सेप्ट को, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना आए। और पुरानी चीजों को भी धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हुए उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा? बेटा 12th की प्रिपरेशन, एक बच्चे का डाउट है कि अगर किसी ने अपनी 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या वो कर सकता है? देखो बच्चा, 12th से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 11th का भी पैरेलली कवर करना है विद 12th। भाई कोई मैजिक नहीं होने वाला, आप कर सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी, जितने 12th में बच्चे कर रहे हैं उनसे ज्यादा, और होगा ही होगा। जैसे एक बच्चा हमारे पास आया था बहुत पहले, ठीक है ना, शुभम तोशनीवाल, 13th रैंक आई थी उसकी। उस बच्चे ने क्या किया था कि 12th में आके प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, और 12th में आके प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बच्चा तो तेज था, लेकिन उसने लगातार जैसा बोला गया क्लास में उसको वैसे ही फॉलो किया, और वैसे ही फॉलो किया और एक्स्ट्रा भी मेहनत की, तो सारी चीजें उसको कवर करा दी गई, जो भी 11th के चैप्टर्स थे, जो भी 12th के चैप्टर्स थे। ठीक है ना? और उसके बाद उसकी ये रैंक निकली। तो ऐसा नहीं चीजें की नहीं जा सकती हैं, की जा सकती हैं, बट एक स्टेज पे आपको एक मेहनत की जरूरत पड़ेगी,
वो अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना? तो क्लास 11th में अगर गड़बड़ी है तो समस्या नहीं है, आप मार्क करो कि चैप्टर में कौन सा पॉइंट गड़बड़ है, इसकी लिस्टिंग करो और उन पर वर्कआउट करो क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होती चली जाएगी। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री देखो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, ऐसा नहीं है कि आप याद करके चले जाओ और आपको क्लियर हो जाए। एक बार आप चीजें पढ़ोगे, समझोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, तब एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट में ग्रिप आपकी बनेगी। अब कई सारे बच्चे तो मुझे जानते ही हैं जो मतलब टॉपर्स पढ़ के गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं कि सर हैं कौन आखिर। तो भाई सर अपने बारे में बता दें दो चार पॉइंट कि सर कौन हैं। देखो बेटा, सर का एक्सपीरियंस ओवरऑल देखें तो 20 ईयर से प्लस एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? और इस 20 ईयर में बहुत सारे अच्छे बच्चों को पढ़ाकर सर ने उनकी रैंक निकाली है अंडर 100 में। सर बहुत जगह फंक्शनल हेड भी रहे हैं फेमस इंस्टीट्यूशन में। एचओडी भी रहे हैं एंड सीनियर लेवल पे काफी काम किया है। सर के अंडर में कई सारी टीमों ने भी काम किया है। तो जो आप बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखते हो कि आपको नजर आ जाते हैं किसी मटेरियल में, तो कई साल पहले हम लोगों की टीम ने पूरा काम किया है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं जो अभी नजर आ रहे हैं हर जगह, मॉड्यूल्स में या बुक्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है ना? इसके अलावा बहुत सारे टॉपर बच्चे प्रोड्यूस किए, मतलब एक समय ऐसा था कि जब पूरे बैच के बैच सेलेक्ट होके जेईई एडवांस में जाते थे। ठीक है? तो मतलब बस एक खास बात सारे बच्चों में थी कि हर बच्चा सिंसियरली काम करता था। मतलब जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं वो बच्चे ऐसे मिले हैं अभी तक जिन्होंने जो बोला है एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो किया है और फाइनली वो चीज रिजल्ट में नजर भी आई है। अब लास्ट मोमेंट पे कई बार क्या होता है कि थोड़ा एग्जाम प्रेशर भी होता है बच्चों पे, तो कई बच्चों की एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कुछ लेकिन उससे थोड़ा पीछे भी हो जाता है। तो लास्ट मोमेंट पे एक मेंटल सेटअप भी जरूरी होगा आप लोगों का, लेकिन साथ में जैसा बोला जाए एग्जैक्टली उसको वैसा फॉलो करो बच्चा। ठीक है? तो सर आपके काफी सीनियर लेवल पे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपको भी पढ़ा रहे हैं जो सर से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? दूसरा, कंटेंट टीम पहले सर के अंडर में भी काफी काम कर चुकी हैं। ठीक है ना? जिससे मतलब काफी सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस जो आपको अभी अच्छे नजर आ रहे हैं वो सब सर की टीम के ही बनाए हुए हैं। और अभी कुछ ओलंपियाड वगैरह के बैचेस भी मैं हैंडल करता हूं। अब आपका बैच मेरे को एक जिम्मेदारी के साथ दिया गया है कि सर आप इनको जीरो लेवल से उठा के बिल्कुल जो एडवांस लेवल जरूरत है वो एडवांस लेवल पहुंचाइए। और जो भी बच्चे सिंसियरली आपके साथ काम कर रहे हैं इंश्योर कीजिए कि उनका सिलेक्शन हो, लास्ट तक अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उनके साथ रहिए कि वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो। ठीक है बच्चों? और बाकी आप अगर सर्च मारोगे सर के बारे में तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगी, वैसे थोड़ी बहुत। अब किस तरीके से सर पढ़ाएंगे ये भी देख लेते हैं क्लास में कि किस तरीके से सर की क्लास चलेगी। देखो सर की क्लास में पहली चीज सबसे ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट। सर का सारा जो क्लास टीचिंग होता है वो कॉन्सेप्ट पर बेस होता है, बिल्कुल फोकस्ड चलता है। इसका मतलब आप अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो सर बहुत ही अच्छी कर देंगे। तो एक तो कॉन्सेप्ट पे पूरी चीजें फोकस रहेंगी, डेडिकेटेड रहेंगी। दूसरा, आपको जो अच्छे क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन से लेके अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी इस क्लास में।
हर तरीके का जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा वो क्लास में सर कराएंगे, मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम चीजें कवर कर पाए, बट आपको सर का साथ देना है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो भाई पढ़ के ही समझ में नहीं आएंगे, होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो टफ होते हैं, पढ़ के समझ में नहीं आते हैं, बट अपने को क्या करना है कि बिल्कुल फोकस करते हुए काम करते रहना है, बाकी चीजें मेरी जिम्मेदारी कराने की। तीसरा, डीपीपीज आपको मिलेंगी, डीपीपीज आपकी प्रैक्टिस के लिए इनको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, है ना। मॉड्यूल का होमवर्क मिलेगा, तो मॉड्यूल का होमवर्क जैसे जैसे दिया जाए एग्जैक्टली वैसे वैसे आप सॉल्व करिए। और पीवाईक्यू, जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, पीवाईक्यूज अलग अलग टाइप के जो भी डिफरेंट वैरायटी के हैं, मैक्सिमम पीवाईक्यूज क्लास के थ्रू आपके कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या होता है कि हर किसी का पढ़ाने का एक तरीका होता है अलग अलग, ठीक है ना, कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ अलग। अब लेकिन एक चीज है कि जब भी आपको हार्ड कोर पढ़ाया जाएगा तो उस केस में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, बट आपको क्या डटे रहना है, फोकस करते रहना है, और एक बार आप ये फेस क्रॉस कर जाओगे तो मतलब लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ। बट ऐसा मेरा मान लो पक्का बात कि जब चीजें हम टफ पढ़ते हैं तो हमें मजा बिल्कुल नहीं आता, हमें पूरी एनर्जी खपा देनी पड़ती है, तब जाके वो चीजें समझ में आती हैं। सिंपल सिंपल पढ़ेंगे तो मजा बहुत आएगा, लेकिन बाद में उसकी सजा मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो कि चीजें सब लेके चलेंगे, जब बेसिक होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे लेवल उठेगा तो सर तो पूरी कोशिश रखेंगे कि आपको हर चीज समझ में आए, लेकिन कुछ चीजें फिर भी होंगी ऐसी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो उसका अप्रोच क्या होता है कि जब एक बार क्लास में आपने समझी चीजें, पार्शियली समझ में आई, एक बार उस पर घर पर और काम कर लिया, तो उससे क्या वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और ऐसी कोई भी चीज आती तो नेक्स्ट क्लास में सर उस चीज पर एक बार और रिवीजन मारेंगे, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पक्की हो जाएगी। लेकिन ये तभी हो पाएगी जब आप पूरा काम करेंगे सर के साथ, ठीक है ना, क्योंकि कठिन चीजें भाई बिल्कुल मजा नहीं आता, जब भी कठिन मामला हो जाता है बिल्कुल मजा नहीं आता, बोरियत होती है, अरे ये क्या हो गया। लेकिन हमें लगे रहना होता है, जेई का पेपर अगर देखोगे तो वो भी टफ ही रहता है। अलग अलग लोग भाई, जो ज्यादा समझ लेता है उसको सिंपल लगने लगता है, लेकिन जो प्रॉपर फोकस नहीं करता उसके लिए तो टफ होता ही है। तो टफ चीजें टफ नहीं रहेंगी अगर आप फोकस्ड वर्क करेंगे जैसा बताया जा रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं, बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, मैं मिस कर गया, कि क्लास की रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्लास की रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर आपने मान लीजिए 10 लेक्चर का कोई चैप्टर है और उसमें से 2-3 लेक्चर किए, फिर गैप मार दिया, फिर 2-3 किए, तो उस केस में आपका वो चैप्टर स्ट्रांग नहीं हो सकता। आपको चैप्टर में पूरा फोकस करते हुए बैठे रहना है लास्ट तक। जब आप टिके रहोगे पूरी तरीके से तो आपका एक अच्छे लेवल पे उस चैप्टर का कवरेज होगा। फिर भी कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो समझ में नहीं आएंगी, उनको रिवीजन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, सर अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू कनेक्ट भी करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये ध्यान रखना बिल्कुल, है ना। भाई मैंने बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाए हैं, मैंने लिमिटेड टॉपर्स ही पढ़ाए हैं, तो कुछ चीजें कई बार बोलते हुए मुझे ऑब्वियस नहीं लगती कि ये चीज बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश रखूंगा कि बिल्कुल जीरो से जो पॉसिबल हो एक एक चीज को डिटेल में लेते हुए आगे बढ़ें, राइट। ठीक है, तो मेथडोलॉजी इस तरीके से चलेगी, हर चीज चलेगी, और इसको बार बार मैं रिवाइज भी आपको करता चलूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। लेकिन उसके बाद भी आपका खुद का सेल्फ वाला रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो नहीं किया तो मेरी की हुई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है बच्चे, कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से सर से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। वहां सर अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे और बहुत सारी चीजें अलग से भी प्रोवाइड करेंगे जो पैरेलल में आपको जरूरत पड़ेंगी। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखें किस तरह का है।
क्या चीजें, क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर होंगे, उन पर हम डिटेल में बात करते हैं, राइट। तो इतनी बातें मैंने अपने बारे में आपको बता दी। हालांकि मेरी बहुत ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, फिर भी मैंने आपको इतनी देर इस तरह की चीजें बताई। अब मैं चलता हूं अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर कराने के लिए, स्टार्ट करता हूं चैप्टर। तो स्टार्ट करें गाइस। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अपना पहला चैप्टर जो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इन सारी चीजों की हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बेसिक कि सॉल्यूशन आखिर चीज क्या है, क्या होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ध्यान दो, होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम कंपोनेंट्स को मिला के एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर दें तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स करो। अगर होमोजीनियस नहीं है तो तुम सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट्स का अगर है तो दैट इज सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कंपोनेंट्स को जो हम डिवाइड करते हैं वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिवाइड करते हैं। अब सॉल्यूट, सॉल्यूट अगर देखोगे तो भाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर केवल एक ही मिलेगा। सॉल्यूट अगर देखोगे तो वन और मोर हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट ओनली वन ही होगा। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू या मोर कंपोनेंट्स का। और सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट केवल एक ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने NaCl प्लस वाटर मिला दिया, तो वाटर में जब NaCl मिलाओगे तो ये मिक्सचर होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो इस मिक्सचर को बोलोगे सॉल्यूशन। लेकिन वाटर प्लस ऑयल, क्या ये होमोजीनियस है? ये होमोजीनियस नहीं है, मिक्सिंग नहीं होती इनकी, तो इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की पहली जरूरी पॉइंट है कि मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। सॉल्यूट कितने हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। सॉल्वेंट ओनली वन। अब बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका है अपने पास कि फर्स्ट हम देखेंगे कि मान लीजिए हमने दो कंपोनेंट मिलाए, तीन कंपोनेंट मिलाए, तो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच कर रही है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। पहला क्या पॉइंट चेक करना है, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच कर रही है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, बाकी सारे सॉल्यूट। तो पहला पॉइंट, कंपोनेंट हैविंग सेम फिजिकल स्टेट as that of solution is called
सॉल्वेंट। जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करेगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे देखो एग्जांपल, अगर मान लो हमने अभी NaCl और वाटर का एग्जांपल लिया था, तो NaCl कैसा है? सॉलिड। NaCl कैसा है? सॉलिड। और वाटर कैसा है? लिक्विड। और इन दोनों को मिला के हमने जो सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन भी लिक्विड है। तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है, तो तुम देखो इसकी फिजिकल स्टेट मैच कर रही है सॉल्यूशन से। अब इस वाले कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अगर सॉल्यूशन से मैच कर रही है, तो इस सॉल्यूशन में इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट और बाकी सारे सॉल्यूट। ठीक है, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट मैच करेगी सॉल्यूशन से दैट इज सॉल्वेंट और बाकी सारे सॉल्यूट। एक एग्जांपल और, मान लो हमने ग्लूकोज प्लस वाटर लिया, ग्लूकोज प्लस वाटर लेंगे सॉल्यूशन बनेगा। अब यहां पे ग्लूकोज कैसा है? सॉलिड। वाटर कैसा है? लिक्विड। लेकिन मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो कैसा है? लिक्विड। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखो वाटर से मैच कर रही है, तो यहां भी वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। तो पहला पॉइंट तो हमको ये चेक करना है, पहले हमें यही चेक करना है और कोई पॉइंट नहीं चेक करना है। पहला पॉइंट क्या है? जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करेगी दैट इज सॉल्वेंट एंड रेस्ट आर सॉल्यूट। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करेगी दैट इज सॉल्वेंट एंड रेस्ट आर सॉल्यूट। अब अगर कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ऐसे एक से ज्यादा कंपोनेंट हो जिनकी फिजिकल स्टेट मैच करने लगे सॉल्यूशन से, तब क्या होगा? अगर ऐसे कंपोनेंट एक से ज्यादा हो जिनकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करे, तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो उसका तरीका, कि अगर मोर देन वन कंपोनेंट है जिनकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच कर रही है, अगर मोर देन वन कंपोनेंट्स है जिनकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच कर रही है, तब जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया वाटर प्लस मेथेनॉल और इनका एक सॉल्यूशन बन गया। वाटर लिक्विड है, मेथेनॉल भी लिक्विड है और इनसे बना हुआ सॉल्यूशन भी लिक्विड है। अब कैसे पहचानेंगे? ध्यान देना पॉइंट, अगर ऐसे कंपोनेंट एक से ज्यादा हो जिनकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करे, तो उस कंडीशन में जो भी ज्यादा अमाउंट में होगा, ज्यादा मोल में होगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट और बाकी सारे होंगे सॉल्यूट। क्लियर है पॉइंट बच्चों? एक्सेस का मतलब यहां समझ लो मोल, मोल। अगर ऐसे कंपोनेंट्स एक से ज्यादा हैं जिनकी फिजिकल स्टेट मैच कर रही है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से, तो उनमें जो एक्सेस मोल में होगा दैट इज सॉल्वेंट एंड रेस्ट आर सॉल्यूट। तो मान लो कि यहां पर इसके 5 मोल हैं, एक केस लिया कि इसके 5 मोल हैं और इसके 2 मोल हैं। फिजिकल स्टेट तो देखो सबकी मैच ही कर रही है, तो फिजिकल स्टेट वाले पॉइंट से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसका अमाउंट ज्यादा है, तो इस केस में इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती कि भाई इसके 5 मोल हैं लेकिन इसके 8 मोल हैं,
अगर सिचुएशन ऐसे होती कि मेथनॉल के 8 मोल हैं और वाटर के 5 मोल हैं, तब किसको सॉल्वेंट बोलते हैं? तब एक्सेस में कौन है? मेथनॉल, तो दिस इज सॉल्वेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो सबसे जरूरी पहला पॉइंट है कि वे पहचानेंगे कैसे सॉल्वेंट। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। क्या है इन मिक्सचर के अंदर? इन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट केवल एक ही होगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई करने का तरीका, पहले क्या चेक करेंगे? जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करे, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करे, उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। लेकिन अगर ऐसे कंपोनेंट एक से ज्यादा निकल जाएं जिनकी फिजिकल स्टेट मैच कर रही है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से, तो पॉइंट नंबर 1 फेल हो जाएगा। फिर चेक करोगे इन कंपोनेंट में जिनकी फिजिकल स्टेट मैच करी थी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से, इन कंपोनेंट में जो भी ज्यादा होगा, ज्यादा मोल प्रेजेंट होंगे जिसके, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, बाकी सारे सॉल्यूट। जैसे पहले एग्जांपल में हमने वाटर प्लस मेथनॉल लेके एक सॉल्यूशन बनाया, वाटर भी लिक्विड, मेथनॉल भी लिक्विड और सॉल्यूशन भी लिक्विड। तो पहला पॉइंट तो अब नहीं कवर कर पाएगा इसको। हमने देखा इसके 5 मोल हैं, मेथनॉल के 2 मोल हैं, तो दोनों की फिजिकल स्टेट तो मैच कर रही सॉल्यूशन से, लेकिन ये एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस मोल में है, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। लेकिन दूसरे केस में हमने इसके 8 मोल लिए और इसके 5 मोल ले लिए, दोनों की फिजिकल स्टेट मैच कर रही थी सॉल्यूशन से, तो हमने चेक किया जो ज्यादा मोल है, मेथनॉल ज्यादा मोल है, तो दिस इज सॉल्वेंट। क्लियर है पॉइंट? अब एक किसी का अच्छा डाउट पूछा है बच्चा कि अगर मोल बराबर है तब क्या करेंगे? तो भाई मोल बराबर है तो समस्या आ गई। अब ध्यान से सुनना मुझे, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है आगे के लिए, अभी तो ये डेफिनेशन है अपनी। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्यूट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जब हम सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्वेंट उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिस मीडियम के अंदर वो इंटरेक्ट करें। सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्यूट को एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो इंटरेक्ट करें। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और कौन इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। क्लियर? बहुत सारी रिएक्शन आगे जाके तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे जिसमें सॉल्वेंट तो कुछ रहेगा लेकिन सॉल्यूट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट वहां पे यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, ठीक है ना? तो अब सॉल्वेंट का काम है मीडियम देना और उसके अंदर सॉल्यूट का काम है इंटरेक्शन करना। अब सॉल्वेंट थोड़ी हेल्प करता है, इस तरह का मीडियम देता है कि वो इंटरेक्ट ज्यादा करें, या कई बार इस तरह का मीडियम भी देता है कि वो इंटरेक्ट कम करें। ये पार्ट तुम्हारा थोड़ा सा आगे का रहेगा, जब ओसी पढ़ाएंगे सर तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे इन पोलर सॉल्वेंट की, नॉन पोलर सॉल्वेंट की, प्रोटिक अप्रोटिक, राइट? तो अभी डेफिनेशन क्लियर है। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज होमोजीनियस मिक्सचर, कंपोनेंट्स आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ही होगा, बाकी सारे सॉल्यूट होंगे। आइडेंटिफाई करने का तरीका, एक से अगर किसी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करे तो वो कंपोनेंट है सॉल्वेंट, बाकी सारे सॉल्यूट। लेकिन अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट है ऐसे, तब उनमें जो भी एक्सेस अमाउंट में होगा, एक्सेस मोल में होगा, वो सॉल्वेंट, बाकी सारे सॉल्यूट। अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, क्योंकि हमें क्लियर है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है पॉइंट? नाउ अगला पॉइंट हमारा, भाई अगले पॉइंट में ये टेबल तुम्हें एक दिख रही है स्क्रीन पे। अगले पॉइंट पे नोटिस करो तो स्क्रीन पे एक ये टेबल नजर आ रही है। टेबल तुम्हें बता रही है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। भाई अब तुमको पता है कि सॉल्वेंट जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉल्वेंट
गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरह सॉल्यूट भी गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। तो 3 into 3 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 9। तो वो 9 कॉम्बिनेशन यहां पे लिखे हुए हैं, दीज आर 9 कॉम्बिनेशंस, 9 ही बनेंगे ना। तो ये कॉम्बिनेशन यहां पे लिखे हुए हैं। यहां पे पहला, जैसे गैसियस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट गैस, लिक्विड सॉलिड कैसा भी हो सकता है। गैस इन गैस का सॉल्यूशन सिंपल गैस मिक्सचर ही होता है। देखो जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या एयर, देखो तो इस तरह का ही सॉल्यूशन तो है। लिक्विड अगर सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, तो लिक्विड इन गैस देखो इस तरह का मिक्सचर। तुम्हें एक एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, तो ये लिक्विड इन गैस है। इसी तरह सॉलिड इन गैस, कैम्फर को ओपन रख दो, वेपराइज होके मिक्स होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह का है। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो देखो। चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब चैप्टर में हमें किस चीज पर फोकस रखना है? पूरा इस वाले पार्ट पे पूरा फोकस रखना है। इसका मतलब हम तीनों टाइप के सॉल्यूशन स्टडी करेंगे, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे सॉल्यूट की वजह से वो प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, इन सब चीजों पर डिटेल में बात होगी। ये टेबल एक बेसिक टेबल है विद एग्जांपल कि अलग अलग सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो क्या क्या एग्जांपल्स हमें नजर आएंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, एक चीज मैं बता दूं, क्या टेबल मैं बनाऊं? हाँ देखो, अब जब हम लोग पढ़ेंगे लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कई बार तुम नोट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीजों के लिए तुम क्या कर दो, गैप दे दो अपनी कॉपी में, और बाकी चीजें नोट करो और इनको लास्ट में बाद में नोट कर लो, क्लास खत्म हो तो, है ना। भाई देखो, क्लास जब चलती है तो नोट्स बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और क्लास एक अलग पेस पे चलती है। तो हम क्लास में 80% चीजें तो वैसे ही नोट कर लेंगे फटाफट, लेकिन 10-20% कई बार कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे बड़ा सा डायग्राम बनाए, टेबल बनाए, उनको हम नोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोट करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सर ने भी नोट नहीं किया है, डायरेक्ट चिपका दिया है, राइट। तो ऐसी चीजों को हम क्लास के बाद नोट कर लें। हाँ, लेकिन सर उस टेबल में जिस चीज पर बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, हमें अपना फोकस वहीं पे रखना है। क्लियर? ये टेबल में कुछ खास बात नहीं है। तुम्हें 3 फिजिकल स्टेट दी गई है सॉल्यूट की, 3 फिजिकल स्टेट दी गई है सॉल्वेंट की, और 3 into 3 9 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशन यहां पे लिखे हुए हैं, राइट। और ये 9 टाइप के सॉल्यूशन के रियल लाइफ में तुम क्या एग्जाम्पल देखते हो, वो एग्जाम्पल यहां पे दिए गए। बस टेबल में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें पूरी टेबल याद करनी है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है टेबल। पॉइंट क्लियर है बच्चा? इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अब ये जो हमने मार्किंग की है लिक्विड सॉल्यूशन की, पूरा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही है, इस पर ही हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सारा फोकस अपना इस पर ही रहेगा। आगे चल के लास्ट में हम पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन भी, वो एक अलग तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अभी हम बात जितनी भी कर रहे हैं ये सारे ट्रू सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन मतलब ट्रू मतलब जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करें। कोलॉइडल एक अलग टाइप के हैं जो एग्जैक्ट वैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, बाद में बात आएगी उनकी, ठीक है। टेबल क्लियर? याद नहीं करनी है, बस एक बार नजर मारनी है कि क्या दिया है। ये चीजें तो तुमको पता ही है, रियल लाइफ एग्जांपल है। तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन पे हम जा रहे हैं, और एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी तो तुम पढ़ पढ़ के बार बार में याद कर लेते हो, लेकिन एप्लीकेशन के समय हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्यूट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर
सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें हमें नोटिस कर लिया कि टोटल 9 कॉम्बिनेशन है और जिनमें 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जहां सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक दो बच्चे बोल रहे हैं सर की एनर्जी लो है। बेटा एनर्जी लो नहीं है, वो क्या बोलने का तरीका जो होता है वो इस तरह का रहता है कि कई बार तुम्हें एनर्जी हाई लो लगती है, बट तुम्हें तो क्या फोकस करना है, कॉन्सेप्ट। कहां पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे। तो बस फोकस करते हुए चलो, बाकी जिम्मेदारी सर की। जैसा बोला है फॉलो करोगे तो लास्ट में आके सर से तुम पूछ सकते हो कहां गड़बड़ हुई फिर। ठीक है ना। कुछ लोग बच्चे लिख रहे हैं, अच्छा सर का नाम ही नहीं पता चला तुम्हें अभी तक। भाई सर का नाम है विजय कुमार त्रिपाठी, स्लाइड में तुमने देखा ही होगा, शॉर्ट में वीकेटी सर। अरे इतनी बड़ी स्लाइड लगी है, उसमें देख ही लिया होगा भाई, ये कोई पूछने की चीज है। बारीक एनालिसिस करो, क्योंकि बारीकी से तुम्हें अभी बोर्ड पे भी देखनी है एक एक चीज, कहीं छोटी सी कोई चीज लिखी है छूटनी नहीं चाहिए। राइट। तो देखो अगला पॉइंट अपना है कंसंट्रेशन टर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरे लिक्विड सॉल्यूशन में इसकी कैलकुलेशन यूज होगी। देखो मैं एक पॉइंट बताता हूं तुम्हें। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में थोड़ा वीक होते हैं और थोड़ी देर में उनकी आंख खुलती है कि हाँ हमें अब कुछ करना है, अब तक थोड़ा सो रहे थे। तो भाई जब वीक होते हो अचानक से आंख खुलती है तो क्या ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज, जब तुम किसी बड़े टास्क में लगोगे तो तुम्हारे आसपास के जो लोग होंगे वो हमेशा कई बार तुम्हें ज्यादातर डिमोटिवेट करते हुए भी लगेंगे कि अरे तुम्हारे बस का क्या है, अभी तक किया क्या है जो तुम ये कर लोगे। ऐसे लोगों से भी मिलोगे तुम। ठीक है ना। तो हमें जिंदगी में हमेशा जो अपने काम की बात है वो सुननी है, और जिस बात से हमारा कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं, उस बात को क्या करना है, इग्नोर मारना है। राइट। जैसे मैं एक स्टोरी छोटी सी बताता हूं तुमको, फिर स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। भाई बहुत सारे फ्रॉग थे, बड़ी फेमस स्टोरी है, बहुत सारे फ्रॉग थे, वो रास्ते पर जा रहे थे। अब रास्ते पर जा रहे थे तो अचानक एक गड्ढा आया बड़ा सा, जिसमें दो फ्रॉग उसमें से गिर गए, टपक गए गड्ढे के अंदर। अब गड्ढे के अंदर जब दो फ्रॉग टपक गए तो गहराई उसकी थोड़ी थी ज्यादा, तो उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। अब ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो जो ऊपर वाले फ्रॉग थे, जो बड़ा ग्रुप था फ्रॉग का जिससे दो गिर गए थे, वो बोलते हैं अरे बहुत गहरा गड्ढा है, तू नहीं चढ़ पाएगा, कोशिश मत कर, पड़ा रहे वहीं, तेरे से नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, गड्ढा बहुत गहरा है। ठीक। जैसे जैसे वही चिल्लाते गए तो उनमें से एक फ्रॉग तो बैठ गया नीचे चुपचाप, लेकिन दूसरा फ्रॉग क्या करता गया, कोशिश करता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। ऊपर से डिमोटिवेशन आ रहा था लेकिन वो चढ़ता गया और फाइनली ऊपर पहुंच गया। तो ऊपर जब पहुंच गया तो जो ऊपर ग्रुप था उन्होंने पूछा भाई हमने तो तुझे इतना समझाया था गड्ढा बहुत गहरा है, चढ़ नहीं पाएगा, फिर भी तू चढ़ के आ गया। तो उस फ्रॉग ने क्या बताया कि भाइयों मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। तो तुम लोग क्या बोल रहे थे वो तो मुझको सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ये लगा कि तुम मुझे चढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, और इसलिए मैं और तेजी से चढ़ता गया और फाइनली जो असंभव था मैंने उसको पूरा कर लिया। ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या तुमको सीख मिल रही है कि हमेशा ऐसी चीजें सुनने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुम्हारे लिए नुकसान वाली हैं। उसके लिए हमेशा अपने कान क्या कर लो, बंद। और हमेशा आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते हो, कोई डिमोटिवेट करे भी तो उसको सुनने की जरूरत नहीं, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, फाइनली वो लक्ष्य मिलेगा ही। लेकिन अगर ऐसी बातें तुम्हारे कान में जाने लगेंगी तो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी डाउन होती जाएगी और तुम्हारा फोकस बिगड़ जाएगा। इसलिए सही चीजें सुनो केवल। ठीक है बच्चा। चलो अब स्टार्ट करते हैं जरा अपना चैप्टर का पार्ट कंसंट्रेशन टर्म।
किया जाए? ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो ये कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, क्या चीज है ये कंसंट्रेशन टर्म? कंसंट्रेशन टर्म देखो किसी सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपोजिशन को बताता है। ध्यान से सुनना, बड़ी लाइन, सटीक लाइन में ही बोल के निकल जाऊंगा मैं। कंसंट्रेशन टर्म क्या करता है? कंसंट्रेशन टर्म किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपोजिशन को बताता है कि कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है। और अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म जो हैं वो अलग अलग तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं। मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग तरीके से कंपोजिशन को बताने का काम करते हैं, लेकिन सारे कंसंट्रेशन टर्म का काम क्या है? कंपोजिशन बताना सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, राइट? तो कंसंट्रेशन टर्म में एक लाइन में लिख देता हूं, concentration terms are used to define composition of solute and solvent इस लाइन पे फोकस करो। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है उसका काम यही है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपोजिशन को बताना है, और अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग तरीके से इस कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो अब वन बाय वन देखना शुरू करते हैं क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म है, कैसे ये चीजों को डिफाइन करते हैं। तो देखो पहला बहुत कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है, बहुत जगह तुम्हें यूज देखने को मिलेगा इसका, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखो ये कंसंट्रेशन टर्म कैसे चीजों को डिफाइन करेगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट होता क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या है परसेंटेज वेट बाय वेट? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है दैट इज परसेंटेज बाय वेट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है दैट इज इट्स परसेंटेज वेट बाय वेट। मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 gram of solution is called its percentage weight by weight। मतलब अगर तुम्हें कहीं लिखा जाए कि 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तुम्हें कहीं ऐसे लिखा हुआ भाई कि 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन NaCl का है, तो देखो जहां भी एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि वाटर है सॉल्वेंट। कई जगह तुम्हें एक्वस की जगह एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब वाटर है, सॉरी सॉल्वेंट है एल्कोहल। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट है वाटर, एल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट है एल्कोहल। तो अभी 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन NaCl का है, तो इसको तुम ऐसे पढ़ोगे, इसका मतलब कि अगर सॉल्यूशन हम लें 100 ग्राम तो इसके अंदर ग्लूकोज कितना होना चाहिए?
सॉरी NaCl कितना होना चाहिए? NaCl होना चाहिए 20 ग्राम। अब क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर केवल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ही है, तो अगर सॉल्यूट इतना हो गया तो सॉल्वेंट कितना? सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया 80 ग्राम। ठीक है भाई। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का यही मीनिंग है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज वेट बाय वेट। और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना होगा, उसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो 20% वेट बाय वेट को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी चीज को हम फार्मुलाइज भी करके लिख सकते हैं, लाइक परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। और ये चीज बहुत जगह तुम्हारी यूज होगी, सॉल्यूशन का मास इक्वल टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। ये बहुत जगह यूज आएगा तुम्हारे ये चीज। तो क्या हम ऐसा वॉल्यूम में लिख सकते हैं भाई? क्या ऐसे वॉल्यूम में लिख सकते हैं? वॉल्यूम में बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो होता है लेकिन वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं होता। ठीक है ना। तो मास के लिए ट्रू है बट वॉल्यूम के लिए ट्रू नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक दिया नहीं जाता डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम सम के बराबर आएगा, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज हमें पकड़नी पड़ेगी क्वेश्चन की ऐसे केस में। क्लियर है पॉइंट? यहां से मैं तुम्हें हर चीज समझा दूंगा, बस फोकस करो। कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक से तुम चीजें कनेक्ट कर लोगे क्वेश्चन जब आएगा। फार्मूले तो मैं कन्वर्जन लिखा ही दूंगा, लेकिन बेसिक ऐसा सिखाऊंगा कि तुम्हें किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फोकस करते हो बस तुम एक बार तरीका सीख जाओ, बाकी सब कुछ निकाल लोगे। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्लियर है? अच्छा, परसेंटेज वेट बाय वेट क्लियर है तो इसी तरह का एक और टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जैसे तो दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? सेम उसी तरीके से 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो मास प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो मास प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो मास प्रेजेंट होगा वो क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंटेज वेट बाय वेट है उसका, और 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is called its percentage weight by volume। ठीक है, डेफिनेशन पे फोकस करो। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई, डेफिनेशन तो क्लियर है। अभी क्वेश्चन के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, उसकी टेंशन मत लो। तो ये रही डेफिनेशन। और इसी चीज को अगर फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो फार्मूला की फॉर्म में सेम वैसे ही लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, मास किसमें, ग्राम में, और इंटू 100, ये हमें देगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्लियर है पॉइंट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ चीजों को। अभी मैं कनेक्ट करवा देता हूं सब कुछ। हमें सपोज एक क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन of NaOH has density 1.2 gram per ml. Calculate its percentage weight by volume. ये लिखा है भाई बोर्ड पे। हमें क्या दिया है यहां पे, हमें दिया है कि 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन हमारे पास है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। तो हमको बताना है कि इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। फार्मूला देख लेंगे, तरीका सीखो भाई। अगर 20% वेट बाय वेट है तो इसका मतलब क्या है, 20% वेट बाय वेट का यही तो मतलब है कि 100 ग्राम अगर 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लें तो सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्यूट मतलब NaOH कितना होगा 20 ग्राम होगा। सबसे पहले तो जो तुमको कंसंट्रेशन टर्म दिया जाए उसको ऐसे ब्रेक करके लिखना सीखो कि सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कितना कितना। तो हमें 20% वेट बाय वेट दिया था, हमने लिख लिया कि सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम ले तो सॉल्यूट कितना, सॉल्यूट 20 ग्राम। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूट का मास एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब सॉल्यूट का मास तो दिया है लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया, यहां पे मास दिया है। अच्छा, मास को इसका मतलब वॉल्यूम में बदलना पड़ेगा, और मास को वॉल्यूम में बदलना पड़ेगा तो क्या चाहिए हमें, डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है कि नहीं, तो देखो मास अपॉन वॉल्यूम हम करें, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी हम करें तो वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं। ये देखो मास अपॉन डेंसिटी किया तो वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम आ गया तो वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है। तो हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं कैसे, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में और इंटू 100 निकाल लेंगे ना। कई बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं तुरंत तुरंत, वेरी गुड बच्चा। लेकिन मैं तुम्हारी क्या अप्रोच सेट करवा रहा हूं यहाँ पे कि बिना फार्मूले के बेसिक अप्रोच से कैसे जाएं, क्योंकि आगे अभी हमें कई सारे अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म मिलने वाले हैं। अब ये देखो 100 तो कट गया, ये ऊपर जाएगा 1.2 और इंटू 20 करोगे तो कितना आ रहा है 24%। तो यहां तुम्हें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने क्या किया कि जो कंसंट्रेशन टर्म दिया गया है उसको तुमने पहले ब्रेक करके लिखा कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, डेफिनेशन के हिसाब से ब्रेक किया, और फिर जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुमने ये नोटिस किया कि उस कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या जरूरत है और यहां पे क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया है। तो वेट दिया था सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं दिया था, तो डेंसिटी की मदद से कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ गया। तो आंसर इसका 24 तुम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसी चीज को एल्जेब्रिक फॉर्म में भी कर देते हैं ताकि फार्मूलाइज हो जाए। कुछ बच्चों को फार्मूला बड़ा अच्छा लगता है तो उनको फार्मूला भी याद हो जाए, लेकिन फिर भी मैं फोकस करूंगा कि तुम ये वाली अप्रोच सीखो,
क्योंकि ये वाली अप्रोच में क्या होगा, जब ब्रेक करके लिखना सीख जाओगे तो कैसा भी लेंथी क्वेश्चन है सब बनेंगे। चलो अच्छा, फार्मूला भी देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो हमें परसेंटेज वेट बाई वेट एक्स दिया है, डेंसिटी सॉल्यूशन की डी ग्राम पर एमएल दी गई है, और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम y दिया गया है। तो हमें x, y और d को आपस में रिलेट करना है। ठीक है, x, y और d को आपस में रिलेट करना है। तो हम किसी एक की डेफिनेशन उठा लें, इसकी उठा लें या उसकी उठा लें, जिसकी चाहो उठा सकते हैं डेफिनेशन, इसकी भी ले सकते हैं, इसकी भी डेफिनेशन ले सकते हैं। मान लो हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं, पिछली बार हमने इसको लिया था, अब इसकी डेफिनेशन लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिखें, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कुछ लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml लिया जाए तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सॉल्यूट इसमें y ग्राम हो जाएगा कि नहीं। ये देखो, इस डेफिनेशन के हिसाब से, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन के हिसाब से ब्रेक कर रहे हैं। तो y है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो सॉल्यूट इसके अंदर y ग्राम होगा कि नहीं। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट में दोनों का वेट चाहिए। अब सॉल्यूट का वेट तो हमारे पास है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, साथ में डेंसिटी भी दी है। तो वॉल्यूम की मदद से डेंसिटी को मास में बदला जा सकता है। डेंसिटी का काम ही होता है वॉल्यूम को मास में और मास को वॉल्यूम में बदलना। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें डेंसिटी का, तो हमारे पास देखो मास आ गया, और मास आ गया तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं, कितना है x, लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो फार्मूला क्या बना, x इक्वल टू वाई बाई डी। ये देखो तुम्हारा फार्मूला हो गया कि नहीं। यहां पे x क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट, y क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो तुम ब्रेक करके लिखना सीख गए तो फार्मूला फार्मूला तो सब आ जाएंगे तुम्हारे। पॉइंट क्लियर है बच्चा लोग। ठीक है, ये याद हो जाएगा कि नहीं। वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में बदलना है, सीधे इधर उधर करते रहो, बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिक जरूर सीखो, बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जेई मेन के क्वेश्चन तो सब इससे निपट जाएंगे, लेकिन एडवांस वाले क्वेश्चन को जब वो फ्रेम करते हैं तो इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि तुम्हारा फार्मूला फेल हो जाए। तो इसलिए जरूरी है बेसिक पर पकड़, तो इसलिए बेसिक पे हमेशा फोकस करो बच्चा। ठीक है, फार्मूला तो याद रखो क्योंकि वो हेल्प करेगा। जहां पे स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी फार्मूला काम आएगा, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्ट में खींचतान मचा देगा पेपर, वहां पे बेसिक काम आएगा। क्लियर पॉइंट। तो ये हमें क्लियर हो गया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इनको हम किस तरीके से रिलेट करें, किस तरीके से कनेक्ट करें। अब जरा एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं ताकि असलियत खुले, पोल खुले हमारी कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। भाई स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, तुम्हें अपने चैट बॉक्स में आंसर देना है उसका, बाकी तो हम बता ही रहे हैं, क्वेश्चन समझा ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक रिक्वेस्ट, फार्मूला जो डिराइव कर रहे हैं फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन नहीं निकालना है। तुम्हें बेसिक जो लिखना सिखाया है, डेफिनेशन ब्रेक करना सिखाया है, उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। फार्मूले तो हम लिखा देंगे, इसका उसमें, उसका इसमें कन्वर्जन, लेकिन तुम्हें बेसिक जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ना है। चलो देखें, देखो 10 ग्राम ग्लूकोज है,
और 150 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। अरे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन निकला। और हमें परसेंटेज मास पूछा है। परसेंटेज मास का मतलब वही है वेट बाय वेट कितना होगा। तो हमें फार्मूला पता है वेट बाय वेट का कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? क्या ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है? भाई सॉल्यूशन तो क्या था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था ना। वो सॉल्यूट का और ये सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। तो कितना हुआ टोटल सॉल्यूशन का मास 160 इंटू 100। अब आएगा तुम्हारा आंसर। तो आंसर आ गया भाई 100/16 और ये लगभग 6.25। कुछ बच्चे जो थोड़ा ध्यान नहीं देते लैंग्वेज पे, हो सकता है ये कर गए हो 10/150 इंटू 100। किसी ने किया तो नहीं ये काम? भाई कुछ जल्दबाजी में कर सकते हैं कि तुरंत डिवाइड किया 10/150 निपट गया। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है भाई, सिली मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कॉपी में लिखें। तो बच्चा अभी तरीका ये रहेगा नोट्स बनाने का कि क्वेश्चन और ऑप्शन इतनी जल्दी नहीं लिखे जा सकते, टाइम लगेगा और लिखने लगे उतने में बोर्ड पर आंसर आ जाएगा। तो तुम उस क्वेश्चन जैसे स्लाइड में जो सीक्वेंस चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 स्पेस दे दो, सॉल्व करो और फिर बाद में क्लास के बाद ये क्वेश्चन ऑप्शन नोट कर लेना। क्योंकि डायरेक्ट नोट किया तो तुम ये नोट जब तक करोगे तब तक बाकी बच्चे आंसर दे देंगे, तो तुम अपने को चेक नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सारा का सारा टाइम तुम्हारा क्वेश्चन राइटिंग में चला जाएगा। ठीक है। तो तरीका ये रहेगा क्वेश्चन वाला आंसर में कि हम क्वेश्चन का स्पेस छोड़ देंगे और सॉल्विंग करेंगे बोर्ड पे देख के केवल, और फिर जैसा भी सही होता है गलत होता है तो हम अपना सॉल्यूशन काटेंगे वहां पे और बोर्ड पे तो मैं बता ही रहा हूं, और हमने मिस्टेक क्या की है उस सॉल्यूशन के बगल में लिखेंगे। ये बहुत ही जरूरी पार्ट है, ध्यान सुनो। अगर हमने सॉल्व किया और सही है तो बहुत बढ़िया, और हमने सॉल्व किया और कोई सिली मिस्टेक हो गई हमसे, तो हम ये करने वाले हैं कि जब सॉल्यूशन देखा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है सॉल्यूशन में, तो उसके बाद हम वहां पे लिखेंगे कि क्या मिस्टेक आखिर हमसे हो गई। ठीक है। मिस्टेक लिखोगे जरूर, बाद में काम आएगी। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, ये जब इकट्ठे होंगे तो रैंक और मार्क्स में बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है अपने आप ही। तो इसलिए इस चीज को नोटिस करो, है छोटे छोटे पॉइंट्स हम बताते चल रहे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन लिया जाए बच्चा। अगला अपनी स्क्रीन पे ये है नो फार्मूला यूज। तुम्हें सीधे सॉल्व करना है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। याद कर लो, एग्जाम में यूज कर लेना अगर लगे तुरंत। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, फार्मूला नहीं लगाएंगे। किसी का कोई डाउट हो तो बच्चा डाउट के साथ ये भी लिखो कि डाउट क्या है, तभी तो हम बताएंगे डाउट। ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंगल चॉइस है और मैं टाइम तुमको 60 सेकेंड का दे रहा हूं। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो भी ऑप्शन आ रहा हो तुम्हारा इस पोल पे मार्क करते जाओ। आगे के क्वेश्चन में मैं पोलिंग कराऊंगा, राइट। 60 सेकेंड्स का टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, अपने अपने आंसर मार्क करते जाओ पोल पे, जो भी आ रहा हो ABCD जल्दी से, ताकि पता चले कितने बच्चों का क्या आ रहा है आंसर।
अगले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही करा देंगे पोल, बिल्कुल ओपन करते ही क्वेश्चन। इस बार थोड़ा लेट हो गया, चलो करो जरा तुम, क्या आ रहा है मार्क करो। डेफिनीशन पे फोकस। भाई पोल स्टॉप हो गया, चेक करें रिजल्ट। एक लिमिटेड टाइम है, उसी में देखना है अपने को। अच्छा, सेलेक्ट ऑप्शन हमें भी चूज करना है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या है, और फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे। देखो क्या बोला है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड टू 100 ग्राम वाटर। डेंसिटी दी है और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, ठीक है, और सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में पूछा है। अगर हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है 5, इसको स्टॉप तो कर ही दिया जाए, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है 5, तो 5 अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब सॉल्यूट का मास पूछा है तो सॉल्यूट का मास हमने W मान लिया। सॉल्यूशन का मास दिया है, हमें नीचे चाहिए वॉल्यूम, तो मास को वॉल्यूम में कैसे बदलेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, यही तो होता है वॉल्यूम, और इंटू 100 करें तो ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं। तो ये कितना हो रहा है, 100 कट गया तो W आ गया 5 अपॉन 1.2। एक मिनट, 5% वेट बाय वॉल्यूम है, 100 ग्राम वाटर में ऐड किया है, डेंसिटी इतनी है, और हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, तो 5 हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, मास हमने W मान लिया। अच्छा, एक मिस्टेक ध्यान से करना है भाई, देखो ये क्या है, सॉल्वेंट, यहां क्या ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट। यहां नीचे किसका मास चाहिए, यहां मास चाहिए सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो अगर हमने सॉल्यूट का मास W लिखा है, सॉल्वेंट का 100 लिखा है, तो W प्लस 100 ये सॉल्यूशन का मास हुआ, और डिवाइडेड बाय अगर डेंसिटी कर दें तो ये वॉल्यूम बनेगा कि नहीं, और वॉल्यूम बनेगा तो इंटू 100, तो ये तुम्हारा आ जाएगा भाई। देखो 5 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, और इसको हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो मास सॉल्यूट का W माना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास ला रहे हैं, दैट इज W प्लस 100 अपॉन डेंसिटी किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू दिस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 5W प्लस 500 इक्वल टू, ये ऊपर पहुंचेगा 120W, यही आ रही इक्वेशन। तो देखो 115W इक्वल टू 500, तो W कितना 500 अपॉन 115। क्यों बच्चा, देखो यही हुआ कि नहीं, W कितना हो गया, W तुम्हारा आ गया 500 अपॉन 115। अब 500 अपॉन 115 है, तो आंसर चेक करो कितना आ रहा है, 4.34 लगभग लगभग है ये, दैट इज दिस वन। कितने लोगों का डी आया था पहले, अब भाई ये देख रहे हो इधर, पोल जरा देखो,
पोल में बी मार्क कर रखा है 91% लगभग लोगों ने। देखो हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, लैंग्वेज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मामला गुल हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन देखने में जितना हल्का है वैसा है नहीं, क्योंकि नॉर्मल मिस्टेक क्या होती है? नॉर्मल मिस्टेक ये होती है कि 5 लिखा इक्वल टू मास उसका W माना बाई 100 अपॉन 1.2 इंटू 100 किया, गड़बड़ हो गया। क्योंकि ये 100 क्या है? ये है सॉल्वेंट। हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए यहां मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, गलती कर सकते थे तो हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मिस्टेक जल्दबाजी ना करें। हमेशा जब सॉल्यूशन का मास निकालें, क्योंकि बार बार मिस्टेक हो रही है, तो सॉल्यूशन का मास जब भी निकालें तो नोटिस कर लो तुम्हें क्या दिया है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, चेक करो बार बार। मैं एक बार रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, एक बार मैं और दूसरे तरीके से बताऊं बेसिक से। चलो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया था 5%, डेंसिटी दी थी 1.2 ग्राम पर ml, H2O दिया था 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा था। यह क्वेश्चन है बेसिकली। इसको अब एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम W सॉल्यूट करें प्लस 100 करें तो ये हमारे पास क्या दे रहा है? ये W सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं? और ये W सॉल्यूशन दे रहा है, तो अगर सॉल्यूशन का मास इतना है तो मास अपॉन डेंसिटी कर दें, मास अपॉन डेंसिटी कर दें, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के वॉल्यूम में अगर इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5, ये 5 है 5, तो ये क्या आ जाएगा? सॉल्यूट का मास आ जाएगा कि नहीं? ये देखो भाई, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो इनटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कर दें, तो हमें क्या आ जाएगा? तो हमारे पास W सॉल्यूट नहीं आ जाएगा। ठीक है, सपोज 100 ग्राम सॉल्यूशन है और बोल रहे हैं 20% वेट बाय वॉल्यूम है सॉल्यूट, तो 100 इंटू 20/100 क्या दे देगा हमको? सॉल्यूट का मास दे देगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है पॉइंट? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन हल्का नहीं है। क्वेश्चन, एक गलती जो मिस्टेक हमें नोट करनी है कि हमें दिया क्या है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये हमको नोटिस करना है क्वेश्चन में, यहां पे गलती हो सकती है। मैं अब रिपीट करता हूं, एक बार पीछे चलते हैं। एक बार मैं यहां से रिवाइज कर रहा हूं ताकि चीजें कनेक्ट करें और फिर आगे बढ़ें। भाई तुम बोल रहे हो वाई डेंसिटी डिड नॉट स्प्लिट। भाई डेंसिटी तुम्हें क्या सॉल्यूशन की दी है? सॉल्यूशन की डेंसिटी का मतलब सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये होता है सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो उसकी डेफिनेशन पे जाओ। अब यहां नोटिस करते हैं जरा, देखो कंसंट्रेशन टर्म का काम क्या है?
कंसंट्रेशन टर्म का काम ये है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्या कंपोजिशन है, ये कंसंट्रेशन टर्म बताता है कि नहीं। फिर हमने पहला कंसंट्रेशन टर्म लिया परसेंटेज वेट बाय वेट। इसकी डेफिनेशन दिमाग में डालो। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब ये होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट का है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट का है, ये होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। इसी तरह फार्मूले की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट। ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास होता है, सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होता है। भाई देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो मुझे समझ में आ रहा है तुम पूछ रहे हो, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। डेंसिटी का मतलब यह है कि मान लो ये ब्लॉक है, तो इसका कितना मास है और इसका कितना वॉल्यूम है, उस मास और वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी है। डेंसिटी एक इंटेंसिव नेचर की प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कभी? हाँ, तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे, या जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूं। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं, ये देते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये देगा तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। लिखा कैसे जाता है, जब भी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें दिया हो तो हम हमेशा लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml, सॉल्यूट इक्वल टू ये वैल्यू। परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो तो हम हमेशा लिखेंगे ब्रेक करने के लिए सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, सॉल्यूट इक्वल टू दैट वैल्यू परसेंटेज वेट बाय वेट। बेटा क्लास का ड्यूरेशन अभी 2 वीक तक 1 आवर 45 मिनट का क्लास है, उसके बाद कुछ टाइम 1 आवर 30 मिनट है, वो शेड्यूल वाइज वेरी करेगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। देखो, कॉन्सेप्ट हमें थ्योरी पढ़ के क्लियर होता है, लेकिन क्वेश्चन जब हम करना शुरू करते हैं तो उनमें और क्या बोलते हैं, धार आती है कॉन्सेप्ट में। तो जब हमने देखो क्वेश्चन किया तो जो हमने सीखा था कई बार वो गलत हो गया, गलत आंसर आ गया, जैसे 91% लोग का अलग आ गया, भाग गया, 2% ही है फोर्थ ऑप्शन में। तो अब जब वो 91% ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उन्हें अपनी गलती से ये समझ में आ गया कि भाई कॉन्सेप्ट तो क्लियर था लेकिन ये कॉन्सेप्ट में पॉइंट और ऐड कर लेना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो कॉन्सेप्ट में तुम्हारे पॉइंट ऐड ऑन होते चलते हैं और वो बिल्कुल पक्का होता चला जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सर यही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस इज मस्ट। ये फार्मूला याद रखना, कुछ फार्मूलाधारी लोग हैं तो उनके लिए फार्मूला लिखा दिया था कि भाई याद रखो, और जिन लोगों का करेक्ट आंसर आया वो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो था गलती का पूरा पूरा चांस था, क्योंकि हम इसको ले सकते थे सीधा सॉल्यूशन, गलती से पढ़ सब रहे हैं वाटर बट दिमाग में चल रहा है सॉल्यूशन, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन समझा दूं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, सॉल्यूट का मास दिया था, सॉल्वेंट का मास दिया था, परसेंटेज मास पूछा था, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 करना था। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी थी यहां भी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी ये सॉल्वेंट का मास दिया था, सॉल्यूट का मास पूछा था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और डेंसिटी दी थी। तो हमने क्या किया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन लगाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अब मास सॉल्यूट का हमने W माना,
अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालने के लिए पहले सॉल्यूशन का मास निकाला, और सॉल्यूशन का मास निकाला तो ये सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ये सॉल्यूशन का मास आया, डिवाइड बाय डेंसिटी किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमारा आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। एक गलती ये हो सकती थी, वो मैंने यहां पे लिख दी है कि मास ऑफ सॉल्यूट, और गलती से इसी को हम सॉल्यूशन समझ लें तो मास से हम वॉल्यूम निकाल के सॉल्व कर लें तो गलत हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम अगले पॉइंट पे चलें, एक और ट्राई करवाते हैं तुम लोगों से। अच्छा, इसी चीज को हम लोगों ने दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख लिया कि हमने टोटल मास निकाला सॉल्यूशन का, डेंसिटी से डिवाइड किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सॉल्यूट का मास होता है। हमको पता है डेफिनेशन से, वहां से भी आ सकता है। क्लियर? इसका बेटा सब मिल जाएगा तुम्हें पीडीएफ वगैरह, टेंशन ना लो बिल्कुल। अब जरा ये अगला क्वेश्चन है, फोकस करो। पोल कराएं? चलो अच्छा, इसका भी पोल हमने करा दिया। तुम्हारा जो भी एबीसीडी आए जरा इसमें डालो जल्दी से, फिर हम आंसर निकालेंगे और पोल स्टॉप कर देंगे उससे पहले। जो भी आंसर आए जरा फटाफट निकालने की कोशिश करो डेफिनेशन यूज करते हुए। ओके, कई बच्चों का फटाफट आ रहा है आंसर, गुड गुड गुड। ओके, बहुत सारे आंसर दिए बच्चों ने। हाँ, लेकिन एक आदत और ऐड करनी है अपनी, अपना जो आंसर आ गया उस पर भरोसा करो, बट लेकिन उसको क्रॉस चेक भी करो, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे। ठीक है भाई, डन। स्टॉप करें पोल? 1 मिनट का टाइम हो गया, अब मैं पोल स्टॉप कर रहा हूं। चेक करें आंसर। ओके, देखो हमें ग्लूकोज दिया है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट और वाटर ये हो गया सॉल्वेंट। अब ये 10% वेट बाय वॉल्यूम हमें दिया गया है, और वॉल्यूम बताना है इन विच 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट। हमें सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम बताना है जिसमें 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूट का प्रेजेंट हो। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 ही तो होता है। मोलर मास 180 ग्राम, निकाल लेंगे ना। 6 कार्बन का मास प्लस 12 हाइड्रोजन का मास प्लस 6 ऑक्सीजन का मास, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, देखो ये 10% दिया है, इसको क्या लिखे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 1 मोल ग्लूकोज है, मतलब 1 इंटू 180, तो 180 ग्राम ग्लूकोज है कि नहीं, और 180 ग्राम ग्लूकोज है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है। डेफिनेशन लगाई तो देखो भाई कितना आ रहा है, वॉल्यूम ml में ये आ गया, एक जीरो काट दो इधर, 1800 आ रहा है ml या 1.8 लीटर। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन 4 है, 1.8 हो रही है। देखो 10% हमें दिया है वेट बाय वॉल्यूम, 1 मोल ग्लूकोज का है, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, और 180 आ गया
तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम यहां लिख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इंटू 100। 10 से एक जीरो इसका काट दिया हमने, V को उधर कर दिया, तो V आ गया 18 इंटू 100। 1800 वॉल्यूम ml में था, याद रखो। 1000 से डिवाइड करोगे 1800 को तो 1.8 लीटर, तो ये आ जाएगा लीटर में। ठीक है भाई। फोर्थ चेक करें। ओके बच्चा लोग देखो, ये पोल है। इस बार नंबर बढ़ गया काफी, 22% बच्चों का आंसर 4 आया, कुछ का ए आया। ए मेरे ख्याल से ये सिली मिस्टेक की वजह से कुछ आया, कैलकुलेशन में कुछ काटा छाटी गलत कर दी, उस वजह से आंसर ए आ गया कुछ का। लेकिन बी और सी का तो ज्यादा लॉजिक नहीं बैठ रहा भाई। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हमें बस डेफिनेशन पे जाना है। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। क्लियर बच्चा? किसी का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि वो अच्छा नहीं करेगा। गलत हो रहा है तो तुम्हें अपनी गलती से सीखना है कि गलती आखिर हुई क्या है। अच्छा तो हम तुमसे करवाएंगे अगर तुम लास्ट तक बने रहे क्लास में। ठीक है ना भाई? देखो टॉपर्स में खास बात होती है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं फिलहाल, ऑनलाइन में भी कोई फर्क नहीं है। पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक जब तक टीचर बोल नहीं देते भाई अब खत्म, तब तक वो क्लास में बैठते हैं। और एब्सेंट बहुत ही रेयर होते हैं। रेयर का मतलब भाई कोई इमरजेंसी हो गया, बहुत ही हेल्थ इशू आ गया तभी, अदरवाइज वो एब्सेंट नहीं होते हैं कि आज मन नहीं हो रहा है मेरा, आज हम क्लास नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। एक ये बड़ी बीमारी है, दूर रहना इससे अगर सिलेक्शन चाहिए। रिकॉर्डिंग देखो बट मजबूरी में, मतलब तुम लाइव क्लास में ही सारी चीजें पूछो करो और लाइव क्लास के थ्रू ही चलो, उससे क्या तुम्हारा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे, इकट्ठी हो गई, कल बोला फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, फिर इकट्ठी हो गई, फिर वो इकट्ठी रहती है। एक बात बताओ मुझे, बहुत ही अच्छी किताब खरीद के अपने पास रख लोगे तो उससे क्या सिलेक्शन होगा? बहुत अच्छी किताब जो बहुत ही बढ़िया हो, तुमने सबसे सुन रखा है, खरीद के अपने पास स्टोर कर ली, क्या सिलेक्शन हो जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं होगा। हमें उस अच्छी किताब को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बनेगा। सेम वही चीज क्लास की है कि तुमने सब्सक्रिप्शन ले लिया खूब, लेकिन अब इकट्ठी करके रख ली तो उसका तुम्हें एडवांटेज मिला ही नहीं। तो एडवांटेज लो चीजों का, है ना? लगातार एडवांटेज। भाई देखो कठिन चीजों में हमें थकान आएगी, हम डिमोटिवेट भी होंगे, बट हमें अपने को पुश करते रहना है लिमिट तक, जब तक हम लिमिट ना तोड़ दें सारी। और वही चीज हमें लास्ट में आईआईटी तक पहुंचाएगी। इस चीज का तुम ध्यान रखना। भाई कई बार तुम्हें लगेगा अरे क्या हो रहा है, अरे कुछ समझ में ही नहीं आया, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सब चलती रहेंगी चीजें। आज नहीं आया है कल आएगा समझ में, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें काम करते रहना है, लास्ट तक थकना नहीं है, और उसके बाद जो तुम्हें उसका इनाम मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, लेकिन थक गए, अब मान लो 100 पे सिलेक्शन होना है, 100 का मेहनत करने के बाद सिलेक्शन होना है, और तुमने 99 पे आके ही हार मान ली तो भी रिजल्ट जीरो ही रहा ना भाई। तो 99 और जीरो वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो इसलिए हमें बाउंड्री क्रॉस करके आगे निकलना है और रिजल्ट में चीजों को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी लास्ट तक तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही। क्लियर है बच्चा? एक क्वेश्चन और दिया जाए? चलो अच्छा, एक और ट्राई करते हैं। ये भाई क्वेश्चन है,
फार्मूला यूज नहीं करना है, बेसिक से। जल्दी बताओ, बस लगे रहो, तुम्हारा सब समस्या खत्म हो जाएगी। लिक्विड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म का कैलकुलेशन यूज आता है। चेक करो ये क्वेश्चन क्या दिया है क्या नहीं दिया है। चलो पोल इस पे भी करा देते हैं 60 सेकेंड का। चेक करो जल्दी जल्दी। पोल आ गया, क्या आंसर आएगा बस डालते जाओ पोल में फटाफट। गुड गुड, काफी सारे आंसर आ रहे हैं बेटा। बस क्लास खत्म होने वाली है, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए तुम्हें कितने घंटे क्लास रहेगी। पढ़ते रहो जम के, है ना। आंसर क्या आया मार्क करते रहो भाई, पोल चल रहा है अभी। ओके ओके, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हाँ, फार्मूला मत लगाना, बेसिक से सॉल्व करना। बेसिक पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, एडवांस लेवल पे जाके कई बार फार्मूला तुम्हारा बिगड़ेगा। क्या नहीं बिगड़ेगा, वो तुमने जो सीखा है वो नहीं बिगड़ेगा। चलो अब चेक करें। 1 मिनट का पोल था, 1 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। ओके, बहुत सारे आंसर आते चले जा रहे हैं भाई। चलो ठीक है, अब मैं पोल स्टॉप कर रहा हूं, देखता हूं क्या बनेगा इसका। चेक करें। ओके, देखो हमें वेट बाय वेट दिया है, वेट बाय वॉल्यूम दिया और डेंसिटी पूछा है, और हमें पता है हमारे पास एक फार्मूला है जो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम को कनेक्ट करता है। डायरेक्ट उससे एक लाइन में 10-12 सेकेंड में ही आंसर दिया जा सकता है। तो निकाल लो, क्रॉस चेक कर लो, बट हम बेसिक से ही बात करेंगे। हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान लो वेट बाय वेट को पकड़ा। तो अगर वेट बाय वेट को पकड़ा तो हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना, 16 ग्राम। और वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, मास सॉल्यूट का चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की हम डी मान लें, तो मास सॉल्यूशन का डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम में बदल सकते हैं, 100/d आ गया। और 100/d आ गया तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास है 20। इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 100। बार बार करते करते आदत में आ जाएगा, गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। तो देखो 16d इक्वल टू 20, तो d इक्वल टू 20/16, तो 1.25 टाइप लग रहा है। ऑप्शन तो ए आ रहा है, अब चेक करें कितने लोगों का ए है। देखो अब पहले से परसेंटेज एक्यूरेट आंसर का और बढ़ा दिया तुम लोगों ने। पहला वाला जो पोल कराया था उसमें 2% लोगों के ही करेक्ट थे, दूसरा पोल कराया उसमें 22% पहुंच गया करेक्ट, और तीसरा लगभग 38.98, मतलब एक 40% के आसपास करेक्ट है। तो देखो करेक्टनेस बढ़ती जा रही है। उसका कारण, उसका कारण क्या है, जो सॉल्यूशन जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो तुम उससे सीखते हो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, और अगले क्वेश्चन में वो चीज गड़बड़ी नहीं होने देते हो, एक्यूरेसी बढ़ाते हो। पॉइंट क्लियर है बच्चा लोग? इतने लोगों का करेक्ट हुआ, अभी ये करेक्ट और बढ़ेगा लेकिन। अच्छा भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक गड़बड़ी है। ये दोनों देखो तो सेम ही तो दिए हैं, लेकिन यहां ml में है, यहां लीटर में है। मैं गड़बड़ बोल गया भाई। तो यहां पे क्या है, ये डेंसिटी किस में आई है, 1.25 ग्राम पर ml में आई है। ये वाला करेक्ट है तुम्हारा, ये पोल गड़बड़ है। 1 मिनट, ये पोल गड़बड़ है। आंसर तुम्हारा क्या है, सी ऑप्शन है आंसर, सी।
सी वाले करेक्ट हो गए भाई, 42% है ये लोग, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये भी एक सही चीज दी है कि ये दो ऑप्शन देखने के बाद कोई भी वैल्यू देख के खट्ट से मार देगा 1.25, मार देगा। दोनों 1.25 दिए, पहले ही पे गाड़ी अटक जाती। तो ये पार्ट किसका हुआ, सिली मिस्टेक का, कि जब तक ऑप्शन कंप्लीट ना देखो तब तक आंसर टिक ना करो, है भाई। जब तक बिल्कुल ऑप्शन देख ना लो तब तक बिल्कुल आंसर टिक ना करो, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। यहां पे देखो करेक्ट दिया है ml, वहां पे गलत दिया है लीटर, ठीक है भाई। एक बार मैं चीजें रिवाइज कर लेता हूं और फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो सबसे पहली डेफिनेशन हमने देखी थी कि सॉल्यूशन क्या होता है। रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, किसका, टू और मोर कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट केवल एक ही होगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है, आइडेंटिफाई करने का तरीका यह रहेगा बेटा कि उस कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलोगे जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करे। अगर ऐसे कंपोनेंट एक से ज्यादा हैं तब, ऐसे कंपोनेंट एक से ज्यादा हैं तब उस कंपोनेंट को देखो उन सब में जिनकी मैच कर रही फिजिकल स्टेट, जो क्या हो, ज्यादा मोल में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, उसको बोलोगे सॉल्वेंट। कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, तीन फिजिकल स्टेट हो सकती हैं सॉल्यूट की, तीन सॉल्वेंट की, टोटल 9 कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 3 हमें स्टडी करने हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म दो लिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन में मास कितना है सॉल्यूट का, यह है परसेंटेज वेट बाय वेट। और 100 ml सॉल्यूशन में मास कितना है सॉल्यूट का, यह परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर बच्चा, ओके। तो वैसे लास्ट में चलते हैं, ये सब तुम्हें अगली बार कराएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा एक चीज और, ये जो वेट बाय वेट वाले क्वेश्चन हैं 2-3, ये क्वेश्चन तुम करोगे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम वाले क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करने हैं। इसके अलावा आगे मोलरिटी वगैरह भी है जो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। और तुम लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्क्रीन पर देख लो अपडेट इंपॉर्टेंट वाला। अपडेट ये कि जो भी टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लो और रिसोर्स सेलेक्ट कर लो, तो जो भी रिसोर्सेज है वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। एडमिशन फॉर्म अवेलेबल है तुम्हारा टीचर्स फीड कम्युनिटी में, रिसोर्स सेक्शन में वो एडमिशन फॉर्म तुम फिल कर सकते हो। सारा तुम्हारे लिए यहाँ पे बेस्ट अरेंजमेंट किया गया है ना, बस तुम्हें उसको यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है उस अरेंजमेंट को, ठीक है बच्चा। और मुझसे जुड़ना है तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं तुमसे कम्युनिकेट करता रहूंगा अलग अलग तरीके से, ठीक है बच्चों। तो फाइनली इसी के साथ थैंक यू, बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा और चीजें सीखी, सही होने का परसेंटेज टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐप पर, और वहां तुम्हें और डिफरेंट तरीके से मैं चीजें लेके रखूंगा और आगे कंटिन्यू करूंगा इसी टाइप से।